नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं हम और संस्कृत व्याकरण में संज्ञा प्रकरण का हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें पिछले टॉपिक में हमने कुछ चर्चाएं की। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे स्वरों की। स्वर कितने हैं, कितने उनके भेद हैं, कौन कौन से सूत्र उनमें लगने वाले, इन सारी चीज़ों पे आप एक बिल्कुल छोटे से वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो लिखने का कम और समझने का ज़्यादा है, इसलिए पूरे ध्यानपूर्वक आप इसको देखें भी और सुने भी। देखो, आ जाओ बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले स्वर। आज के टॉपिक का नाम ही है स्वर के भेद उपभेद। स्वर के कितने भेद हैं, कितने उपभेद हैं, किस किस तरीके से हैं, वो सारी चर्चा करेंगे। स्वर के 132 भेद यहाँ इस छोटे से बोर्ड पे हमने किए हैं, उनको आज देखना है। देखो, सबसे पहला है कि स्वर है क्या चीज़। तो सबसे पहले स्वराः राजन्ते इति स्वराः, यानी स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो अपने आप ही उच्चारित होते हैं, स्वयं ही राज करते हैं, स्वतंत्र होते हैं। दूसरा इसका सूत्र यहाँ पे रखा, स्वराः नाम स्वतंत्रतया स्पष्टम उच्चार्यमाणः, यानी स्वर वे हैं जिनका स्वतंत्रता पूर्वक स्पष्ट रूप से उच्चारण किया जा सकता है। मतलब जिनको बोलने में किसी भी दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वर होते हैं। तो स्वर समझ में आ गया। अब स्वर के सबसे पहले 3 भेद यहाँ पे होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व और दीर्घ जो स्वर के भेद हैं वो हम पहली कक्षा से दूसरी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ में आपको ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर का है प्लुत। ये क्या चीज़ है, इसको भी अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है और प्लुत क्या होता है, इसके लिए एक सूत्र होता है, ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ऊकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत, यानी ऊकाल, यहाँ पे मुर्गे की जो आवाज होती है बांग देने की, उसको लेकर के यहाँ उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया। कितना कितना समय उनमें लगता है, उसी के नाम पे उनका, उन्हीं के समय के आधार पर उनका नाम रखा गया। तो सबसे पहला ह्रस्व, जैसे मुर्गा बोलता कु कुड़ू कू कु कुड़ू कू। कू बोलने में 1 मात्रा का समय लगा, कू बोलने में 2 मात्रा का समय लगा, कू बोलने में 3 मात्रा का समय लगा। जब हम ओम लिखते हैं तो बीच में एक 3 जैसा निशान बनाते हैं, वास्तव में वो प्लुत का निशान होता है, 3 नहीं होता है। उसका मतलब है 3 मात्रा। तो यहाँ देखो, ऊकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुत समझ में आ गया होगा कि जब मुर्गे की आवाज होती है कू 1 मात्रा, कू 2 मात्रा, कू 3 मात्रा, उसके आधार पे इसके 3 रूप बने। और आगे देखते हैं, 1 मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम च अर्धमात्रकम। यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, 1 मात्रो भवेद ह्रस्वो, जो ह्रस्व होता है वो 1 मात्रा वाला, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, 2 मात्रा वाले वर्ण को या स्वर को हम यहाँ पर दीर्घ कहते हैं। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, 3 मात्रा वाले को प्लुत समझना चाहिए। और यहाँ पे व्यंजनम चार्धमात्रकम, यहाँ बहुत से छात्र गलती करते हैं, इसको 4 मात्रा समझ लेते हैं। 4 मात्रा नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है व्यंजनम, व्यंजन समझो किसको, च और, यानी इन तीनों के बाद में और व्यंजन, अर्धमात्रकम आधी मात्रा वाला, यानी व्यंजन में जो मात्रा होती है वो आधी मात्रा होती है। वास्तव में व्यंजन की मात्रा की गणना हम छंद जब पढ़ते हैं तो वहां पर नहीं की जाती है, वहां पे स्वरों की ही गणना की जाती है, स्वर मात्राओं की ही गणना की जाती है। तो यहाँ समझ लो, 1 मात्रा वाला ह्रस्व होता है, 2 मात्रा वाला दीर्घ होता है, 3 मात्रा वाला प्लुत होता है और आधी मात्रा वाला व्यंजन होता है। आधी मात्रा, आधी मात्रा, आधी मात्रा व्यंजन की, ध्यान रहे, 4 मात्रा नहीं, आधी मात्रा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ह्रस्व कौन कौन से स्वर है, हमने लिखा है यहाँ पे 5 स्वर ह्रस्व हैं। कौन कौन से, ए ई उ री और ली, ये 5 ह्रस्व हैं। वास्तव में यदि आपसे सीधा सीधा सवाल आए स्वर कितने हैं, तो सीधा सीधा आंसर स्वर 13 है।
स्वर कितने हैं? स्वर 13 हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? 8 है। इतनी ही चर्चा सीधा सीधा सवाल यदि आता है तो वहां पे की जाती है। लेकिन यदि सीधा पूछे स्वरों के मूल भेद कितने हैं और उसमें ऑप्शन में आपको 13 नहीं मिले तो वहां पे 22 आपको करना है। कैसे करना है उसकी चर्चा यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद है दीर्घ आ, ई, उ, री। इन्हीं का सबका दीर्घ होता है। ए का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, री का दीर्घ री का दीर्घ नहीं होता है। ध्यान रहे, री हमेशा ह्रस्व ही होता है। दूसरा री हिंदी में नहीं होती, संस्कृत में ही होती है। नेक्स्ट ए, आई, ओ, औ। ये 4 ऐसे स्वर हैं जिनका ह्रस्व नहीं होता, इनका दीर्घ ही होता है। क्लियर? तो यहाँ ए, आई, ओ, औ का ह्रस्व नहीं होता, ये दीर्घ ही है। कई बार हम गलती करते हैं, छोटा ए बड़ा ए। छोटा ए बड़ा ए नहीं है, ये भी बड़ा ही है, ये भी बड़ा ही है, ये दीर्घ है, इसलिए इनका ह्रस्व नहीं होता। तो 8 दीर्घ हो गए, ऐसे करके 13 हैं। अब इन सबका प्लुत रूप होता है, क्योंकि इसी के 3 रूप हैं, 1, 2, 3। तो यहाँ पे आ का प्लुत नहीं होगा। ध्यान रहे, आ का प्लुत नहीं होता। ए का प्लुत होता है, ई का प्लुत होता है, उ का प्लुत होता है, री का प्लुत होता है, री का प्लुत होता है। सॉरी, यहाँ पे डबल लिख दिया है, इसको हटा देते हैं। ए का प्लुत, आई का प्लुत, ओ का प्लुत और औ का प्लुत, इन सब का प्लुत होता है। तो ये हो गए 5 ह्रस्व, 8 दीर्घ और 9 प्लुत। 9 प्लुत कैसे हुए? 5 ह्रस्व और ये 4 बाद वाले दीर्घ, इनका सबका प्लुत यहाँ पर होता है। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत समझ में आ गया होगा। क्लियर। टोटल हो गए 22। ह्रस्व दीर्घ प्लुत उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसके 3 भेद यहाँ हुए और 3 भेद यहाँ होंगे। देखो, प्रत्येक स्वर का उदात, अनुदात और स्वरित 3 भेद होते हैं। इनको बोलने में किस स्थान का प्रयोग किया जा रहा है, इनका उच्चारण स्थान अपना अपना है। उच्चारण स्थान की कक्षा आप देख लेना वहां पे। तो यहाँ उच्चारण स्थान तो सबका है, लेकिन उस उच्चारण के भी 3 स्थान होते हैं। एक उदात, अनुदात और स्वरित। ये उदात, अनुदात और स्वरित क्या होते हैं उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले है उदात, उच्चैरुदात्तः। उच्चई, उच्चई माने ऊपर वाले भाग से। यहाँ उच्चई का मतलब ऊपर वाले भाग से, यानी जब उच्चारण किया जाता है, जैसे मान लो तालु से उच्चारण हो रहा है, तो तालु के भी 3 भाग करते हैं हम, ऊपर का स्थान, मध्य का स्थान और नीचे का स्थान। तो उसमें यदि ऊपर वाले भाग से अर्थात थोड़ा जोर से उसको बोला जाता है तो वहां उसको हम कहेंगे उदात्त स्वर, अर्थात ऊंची आवाज में बोला जाने वाला स्वर उदात्त स्वर कहलाएगा। उसका सूत्र होता है उच्चैरुदात्तः, उच्चैः उदात्तः। दूसरे नंबर में है अनुदात्त। अनुदात्त क्या होता है? जैसे ऊपर के भाग से बोल रहे हैं ऐसे ही उसी उच्चारण के नीचे वाले भाग से यदि उस स्वर को बोला जाता है तो वो अनुदात्त स्वर कहलाता है। नीचैरनुदात्तः, नीचे वाले भाग से बोला जाने वाला अनुदात्त होता है। और तीसरे नंबर पे स्वरित, समाहारः स्वरितः, अर्थात जब उच्चारण करने पर उच्चारण का जो उनका स्थान है मध्य भाग से यदि उस उच्चारण को, उस वर्ण को बोला जाता है तो वो कहलाएगा समाहार वर्ण, अर्थात उसका उच्चारण कैसा हुआ? समाहार। बिल्कुल जो साधारण भाषा में हम शब्द निकालते हैं उसको हम कहेंगे समाहार। ऊंचे आवाज में बोल रहे हैं, ऊपर के भाग से बोल रहे हैं उच्चई, नीचे के भाग से बोल रहे हैं नीचई, और बीच के भाग से बोल रहे हैं तो वो समाहार स्वरित। तो यहाँ उच्च, ऊपर के भाग से बोलने पे उदात, नीचे के भाग से बोलने पे अनुदात और मध्य भाग से बोलने पर स्वरित स्वर वहां पर होगा। अब देखो, उदात्त वर्णों को यदि हम लिखते हैं तो उसमें किसी प्रकार का चिन्ह नहीं लगाया जाता, सीधा सीधा लिख दिया जाता है। लेकिन यदि अनुदात्त स्वर हम बोल रहे हैं तो अनुदात्त स्वर के नीचे एक ऐसे लाइन खींच दी जाती है, यानी इसको नीचे के भाग से बोलना है। जब वैदिक भाषा में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे हाथ चलता है,
तो जब हाथ नीचे आता है इसका मतलब उस वर्ण को नीचे के भाग से थोड़ा हल्के बोलना है। जब हाथ मध्य में आता है, सीने के साथ पास में आता है, तो समझ लिए उसको मध्य भाग में स्वरित भाग से बोलना है। और जब हाथ ऊपर उठ के जाता है ठोड़ी तक या नाक तक, तो समझ लीजिए उसको ऊंचे भाग से बोलना है, उच्चारण के ऊपर वाले स्थान से उसको थोड़ा सा बोलना है। सेम वही यहाँ पर है। उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। अनुदात के लिए जिस वर्ण को अनुदात कहेंगे उसके नीचे इस तरीके का चिन्ह अंडर कर्सर एक लगाया जाता है। और स्वरित में जिस वर्ण को स्वरित करना है उसके ऊपर एक खड़ी पाई लगाई जाती है, खड़ा ऐसे डंडा सा निशान लगाया जाता है। तो यहाँ उदात, अनुदात और स्वरित 3 प्रकार के भेद उच्चारण के आधार पर यानी कि उनको बोलने के स्थान पर हो गए। नेक्स्ट, प्रत्येक स्वर के 2 भाग और होते हैं। 2 भाग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अनुनासिक और नंबर 2 अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं, इसके लिए हमने पार्ट बनाया अनुनासिक वर्ण वाला, तो वहां पे आप सीख लेंगे। यहां पर भी देख लेते हैं अनुनासिक क्या होता है। मुख नासिका वचनोनुनासिक, यानी ऐसे स्वर जिनको बोलने में मुख और नासिका दोनों की सहायता ली जाती है। यानी जो स्वर मुख और नासिका दोनों से उच्चरित होगा वो अनुनासिक स्वर कहलाता है। कोई भी अनुनासिक स्वर के ही ऊपर लगाया जाता है, व्यंजन पे कभी भी अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता है। अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग स्वर के साथ ही किया जाता है। तो यहाँ देखो अनुनासिक और अनुनासिक, जो नाक की सहायता से बोले जाएंगे वो अनुनासिक, और जो नाक की सहायता के बिना ही सिर्फ मुख से ही बोले जाएंगे वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। तो ये पूरा पार्ट हमारा स्वर का हुआ। अब इसमें देखते हैं स्वर के भेद कितने हुए। देखो भेद कितने हुए। ए के भेद कितने हो गए? 3 भेद सीधे सीधे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, 3 हुए। अब इन तीनों का 3 भेद है, तो 3 तिया 9 भेद हुए। कौन कौन से? उदात, अनुदात और स्वरित। यानी इस ए को ऊपर के भाग से बोला जाए, बीच के भाग से बोला जाए, नीचे के भाग से बोला जाए। 3 पार्ट इसके, 3 पार्ट इसके, 3 पार्ट इसके, टोटल 9 पार्ट हो गए। तो इस ए के भाग कितने प्रकार हुए? 9। अभी इन 9 प्रकारों को फिर से 2 भाग हुए कि उसको जो है भाग जो हमने पढ़ा वो अनुनासिक है या अनुनासिक। यानी इसके 3 जो भेद थे और 3 करके 3 भेद यानी 9 भेद हुए। 9 भेदों को फिर 2 भागों में बांटा, अनुनासिक और अनुनासिक। यानी कि जो ए है वो ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, उदात है, अनुदात है, स्वरित है, अनुनासिक है या अनुनासिक है। इस तरीके से इस ए के 18 भेद हुए। इसके भी 18, इसके भी 18, इसके भी 18 भेद यहाँ पर हो गए। अब लृ देखो, लृ का भेद ह्रस्व है, दीर्घ नहीं है, प्लुत है। तो लृ के भेद कितने हुए? यहाँ पे 2 हुए भाई। लृ, ह्रस्व लृ और प्लुत लृ, 2 भेद हुए। इन 2 भेदों के 3 भेद फिर से हो गए उदात, अनुदात और स्वरित से, तो 3 दूनी 6 भेद हुए। और 6 के फिर 2 भेद हुए अनुनासिक और अनुनासिक, 6 दूनी 12। यानी लृ के भेद कितने हुए? 12। ए, ई, उ, री के 18 भेद होते हैं, लृ के 12 भेद होते हैं। आगे ए, ऐ, ओ, औ, इनके भी 12 ही भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता। यहाँ ए का ह्रस्व नहीं होता, ऐ का ह्रस्व नहीं होता, ओ का नहीं होता, औ का। यानी यहाँ पे 2 ही प्रकार के हुए। कौन कौन से? दीर्घ और प्लुत। और 2 भेद के फिर 3 से गुणा करें, 2 तिया 6 भेद हो गए और 6 दूनी 12 भेद यहाँ पर ए, ऐ, ओ, औ के हमारे हो गए। अब इनको टोटल करते हैं तो हमारे पास 132 भेद आते हैं। देखो 18, 18, 18, 18, 18 चौके 72। इधर देखो 12, 12, 12, 12, 12, 12 पंजे 60, 60 और 72, 132 भेद हमारे स्वर के होते हैं। सीधी इस भाषा में भी हम कह सकते हैं यहाँ पे टोटल जो स्वर हुए इस तरीके से, तो इनकी संख्या हो गई 22, 22 तिया 66 और 66 दूनी 132। 132 भेद हमारे यहाँ स्वरों के हो जाते हैं। तो आज की कक्षा में हमने स्वर की पूरी जानकारी ली। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। संस्कृत व्याकरण, वैदिक गणित से संबंधित
वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल पे बने रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत